गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट का इस आज के इस न्यू चैप्टर में और न्यू सेशन में स्वागत है। हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग बैच में अलग अलग चैप्टर चल रहा था और इसलिए आज इस चैप्टर में आप सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में आप सभी को बहुत सहूलियत होगा और आप न्यू चैप्टर इसमें आराम से सब कुछ सीख पाएंगे। तो जो इसका जिस चैप्टर का जो बैच में कुछ भी छूटा है वो सारा चीज़ फिर से हम लोग अपडेट करेंगे जब क्लास खुलेगा, ओपन होगा ऑफलाइन क्लास, तो उसमें फिर हम लोग करेंगे। कि ये क्लास जो 11 का क्लास के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, 11 का क्लास जो 1 से 2 बजे के बैच में चलता है, वो बैच के लिए जल्दी ही आपको ऐप पर 11 का सारा क्लास जितना बचा हुआ है चैप्टर वो आपको 1 से 2 बजे के बैच में ऐप पर मिलने लगेगा। ऐप पर मिलने लगेगा आज से ही। और फिर जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोटा है उसके लिए 2 से 3 का जो क्लास है उसमें आगे आपको मिलेगा। तो आप अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यू चैप्टर हम लोगों के सामने होगा और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हम लोगों को पढ़ना है और इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब ये यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका, इसमें आपका 3 मार्क्स है, ओनली 3 मार्क्स है। चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होगा। जैसे आप कहावत है कि आप जानते हैं, कुछ आदमी कहा करते हैं कि देखन में छोटन लगे गड़े गंभीर, ऐसी एक कहावत हम लोग सुनते हैं। तो ये चैप्टर को आप छोटा नहीं समझिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ समझ पाएंगे और यहाँ से आप बहुत चैप्टर को कवर कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इस चैप्टर को फॉलो करना है। देखिए, यहाँ से इस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें 3 मार्क्स है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो अब आगे बढ़ेंगे इसमें डिफिनीशन है, डिफाइंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is the form of energy waves that have both an electric and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार के एनर्जी का रूप है। इसका हिंदी हम आपको लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी देखिए, विद्युत विद्युत अभी लिख दे रहे हैं, बाद में होगा तो आपको बोल करके भी लिखा देंगे, अभी तत्काल हम लिख दे रहे हैं, आप सब लिखते जाइएगा। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा तरंग का रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा तरंग का रूप है। दैट है बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जिसमें विद्युत और चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है, दोनों क्षेत्र होता है। देखिए भाई, ये बहुत ही फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में पढ़िएगा। किसी तरह का कोई तनाव आपके माइंड पे नहीं होना चाहिए।
आराम से रिलैक्स में पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, सारा चीज़ होगा, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या कंपटीशन लेवल का हो, सारा चीज़ होगा। बस आराम से आप रिलैक्स मोड में पढ़िए। इधर एकदम जितना आप रिलैक्स माइंड को रखेंगे उतनी अच्छी से आप समझते जाएंगे। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई डिफिनेशन आपको समझाएंगे, एक नहीं कई तरीका से समझाएंगे, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव्स दैट हैव बोथ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा तरंग का रूप है जिसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होता है। तो याद करते चलिए, क्लास में ही याद करते चलिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसा ऊर्जा का रूप जो जिसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। याद हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब गौर करना है आपको, इसका दूसरा डेफिनेशन बताते हैं। अब इसका दूसरा डेफिनेशन बताते हैं, गौर कीजिए। ऐसा कैसे हो रहा है? इसको तो हटना चाहिए ना। वही आ जा रहा है, सेम चीज आ जा रहा है। हाँ, पेज टू पे यहाँ से जाके सिलेक्शन नहीं ना ले रहा है। हाँ, फिर वहीं से जाना पड़ेगा, फाइल्स यहाँ है ना। देखिए भाई, अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव्स दैट हैव बोथ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का वो रूप है जिसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में है, देखिए इसी जगह समझिए, ये आपके लिए फिगर है। ये जो फिगर है इसमें देखिए, ये इस तरह से होता है, इस तरह। ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको अगर हम अब फिगर के रूप में आपको अब दिखाएंगे, तो फिगर के रूप में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए फिगर के रूप में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अब जो है, ये फिर आ जा रहा है ना, तो उससे वही पेज आ जा रहा है, उस पेज को जरा रिवाइज कीजिएगा। देखिए भाई, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का वो रूप है जिसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। इस स्थिति में गौर करना है कि यहाँ पर जो है ये विद्युत क्षेत्र है, जो इसमें जो आपका ये कलर दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र है। और इधर जो ये कलर जो दिख रहा है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कलर इधर जो रेड दिख रहा है, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ भी आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, आप लोग कैसे कॉपी पर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, गौर कीजिएगा। ये
लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से गौर करना है, इसमें इस तरह से इस तरह से बनते जाएगा। और उसके बाद जो रेड वाला है उसको हम लोग इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए इस तरह से है। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से रंग देंगे और यहाँ पे ये ऐसे है, इस तरह से है। ये सब जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, शोज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। फिगर सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में बनाएंगे कैसे, तो कॉपी में इस चीज़ों को आप ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है और इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चलते जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और ये वाजिब में ऊर्जा तरंग के रूप में होता है, एनर्जी वेव के रूप में होता है। एक ऐसा एनर्जी वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट कर सके, उस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब गौर करना है यहाँ पर, ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। यहाँ पर ये तब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम इस तरह से समझें, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो है इस जगह इस तरफ जो है इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ इस तरह से आपको फिगर, ये तो आप डिजिटल फिगर है, इसमें समझाने के लिए है, लेकिन इस फिगर को आप अपनी कॉपी में इस तरह से बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे। ओके, तो याद इस बात को बहुत साफ रूप से कर लेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सभी का? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर पे चलते हैं। देखिए भाई, आपने समझ लिया है। अब इसका दूसरा डेफिनेशन सामने है। अब ये डेफिनेशन सामने है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कई तरीका से बताएंगे, कई तरीका से बताएंगे। एक एक तरीका आपका कंसेप्ट क्लियर करता जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका सामने है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल। इसको जो है ना राघव जी, वो जल्दी से इसका करना होगा ताकि हम फास्ट टाइमली चल सकें। इसमें थोड़ा सा निकालने में जो है ना देरी होता है, टाइम थोड़ा सा इसमें लग जाता है, समझे ना। फिर ये पहले वाला आ जाता है, इसको फिर मिटाना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं इसका दूसरा स्टेप।
ये पूरा पेज पहले वाला ही आ जाता है, इसको को बता चुके हैं अभी सभी को। हम्म, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गौर कीजिए, पहले इसका हिंदी लिख लीजिए। यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरा डेफिनेशन पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पे है मैकेनिकल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसका हिंदी लिख दे रहे हैं पहले, इसके बाद समझाएंगे। इसका हिंदी है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंग का, यांत्रिक तरंग का, यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, यांत्रिक तरंग का, उसको जरा उसका मैसेज देखिए। यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, विभिन्न रूप है, विभिन्न रूप है, और यह निर्वात में भी चलता है, और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए भाई, दूसरा डेफिनेशन अब सामने है। दूसरा डेफिनेशन है विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। याद रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंग का ही रूप है, मतलब मैकेनिकल वेव का ही एक रूप है ये, और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ये बिना माध्यम के भी चल सकता है। जबकि एक मैकेनिकल वेव जो है वो साउंड वेव के रूप में होता है, और वो साउंड वेव को चलने के लिए जरूरत पड़ता है किसका? वैक्यूम में नहीं चल सकता साउंड, हमेशा उसको मीडियम चाहिए। तो साउंड वेव इज ऑल्सो द मैकेनिकल वेव, बट साउंड वेव कैन ट्रेवल इन द medium only, but electromagnetic wave is the mechanical wave which can travel in vacuum also, ये निर्वात में भी चल सकता है। मैकेनिकल किसे कहते हैं आप? मैकेनिकल यांत्रिक से क्या समझते हैं? यांत्रिक मतलब जो भी चीजें कंपन हो रही है वो मैकेनिकल है, जितना मशीन का पार्ट है वो सब क्या है? मैकेनिकल है। अगर हमारे शरीर में ये धड़कन हो रहा है, इसका नस का नाड़ी में यहाँ पे कंपन हो रहा है, तो इट इज़ द मैकेनिकल। अगर हार्ट में कंपन हो रहा है, मैकेनिकल है। पंखा का घूमना मैकेनिकल है, गाड़ी का चक्का का घूमना, आपका पंख ये पत्ता पैर का डोलना मैकेनिकल है। तो कोई भी चीज़ें जो वाइब्रेशन उत्पन्न करती है वो क्या है? मैकेनिकल है। तो यहाँ पे ये जो तरंग चल रहा है ये क्या है? मैकेनिकल है। लेकिन ये ऐसा मैकेनिकल वेव है जो कि कहाँ चल सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। तो निर्वात में चलने वाले मैकेनिकल वेव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो निर्वात में चलने वाले मैकेनिकल वेव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए, अब गौर करना है, यहाँ पर निर्वात में चलने वाले जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंग का विभिन्न रूप है, और यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। हो गया। अब आगे देखिए, दूसरा समझाते हैं आपको। नंबर 2 में अब ध्यान देना ये है, देखिए भाई, अब आगे चलते हैं, और अगला नंबर है
देखिए अब नेक्स्ट नंबर ये है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दो तरीका से समझे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दो तरीका से समझे हैं। अब तीसरा तरीका सामने आ रहा है। देखिए तीसरा तरीका क्या है। अब तीसरा तरीका है electromagnetic waves are waves that created as a result of vibration between the electric field and magnetic field। अभी हम कह रहे थे ये एक मैकेनिकल वेव है, एक ऐसा मैकेनिकल वेव जो निर्वात में भी चलेगा। तो प्रश्न उठेगा कि ये किसके बीच मैकेनिकल वेव डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन वो कंसेप्ट क्लियर करता है कि ये मैकेनिकल वेव वाइब्रेशन डेवलप कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसका हिंदी लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा। देखिए भाई अब इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे। इसका हिंदी क्या होगा गौर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स दैट क्रिएट एज रिजल्टेंट वाइब्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जो जो विद्युत क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन उत्पन्न करता है। कंपन उत्पन्न करता है। देखिए भाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव्स दैट क्रिएट एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक। इसका ये मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग का वह रूप है, एक ऐसा तरंग है ये जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर कंपन उत्पन्न होता हो तब इसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से ये तरंग चल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। और इस स्थिति में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसमें, और इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसी तरह से जब हम इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। जब यहाँ जाएंगे फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। यहाँ आएंगे फिर उसी तरह से बदलता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये जो इस तरह से हमेशा होता जाएगा। तो इस जगह अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन उत्पन्न करने वाले तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो ये था इसका कंसेप्ट। तो तीसरा डेफिनेशन पूरा हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले नंबर पर। देखिए भाई अब इस फिगर का डायग्राम को समझिए। इस फिगर के डायग्राम में यहाँ पर जो है वही चीज़ दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ऐसे करके आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये सब आपस में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस तरह के तरंग को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। और इसी के बीच में मैग्नेटिकल वेव डेवलप हो गया क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है और ये मैग्नेटिकल वेव जो डेवलप हुआ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप किया। अब आगे है इसमें अगला नंबर। अगला नंबर में देखिए यहाँ पर हम इस डायग्राम में दिखाए हैं कि ये जो डायग्राम आपको बताया जा रहा है इस डायग्राम में समझिएगा, इस डायग्राम पर ध्यान देना है। अब एक एक डायग्राम पर ध्यान देते जाना है और समझते जाना है, गौर करना है इस डायग्राम पर। देखिए अब ये जो डायग्राम है इसमें हम लोगों को क्या समझना चाहिए इस पर गौर कीजिए। देखिए ये हम लोग ले लिए हैं 3 डायमेंशन डायग्राम। 3 डायमेंशन डायग्राम है जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। तो यहाँ पर ये जो है एक एक्सिस इस तरफ हो गया, एक एक्सिस इस तरफ हो गया और एक एक्सिस जो है इस तरफ हो गया। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस इस पर काम कर रहा है। ये जो है वही ठीक इस तरफ काम कर रहा है, वही इस तरफ काम कर रहा है। ये रेड वाला जो है ये वाजिब में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नीला वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो हो रहा है ये वाजिब में विद्युत चुंबकीय तरंग के को ही उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसके कंपन से ये उत्पन्न हो रहा है और कंपन से ये उत्पन्न होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 3 डायमेंशनल डायग्राम। इट इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम। ये है आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम। इट इज 3 डायमेंशनल डायग्राम which shows the which shows the which shows the electromagnetic wave is related with with electric field and magnetic field, electric field and magnetic field। इसका ये मतलब हुआ, इसका हिंदी ये हुआ कि यह आरेख त्रिविम आरेख है, यह आरेख त्रिविम आरेख है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए दर्शाता है। यह आरेख एक त्रिविम आरेख है जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संबंध को दर्शाता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे आपको ध्यान देना है अगले पॉइंट पर, और अगला जो पॉइंट है वो होगा अब आपका, गौर कीजिए यहाँ से। देखिए भाई ये डायग्राम भी वही है क्योंकि अलग अलग डायग्राम में दिखाया गया है लेकिन ये सभी डायग्राम उसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड येलो कलर और ये रेड कलर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वही बात है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम भी वही बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। आगे देखिए ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन एम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाया गया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय बी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, वेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये सी इसका स्पीड बताता है, इट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह आगे एक फार्मूला बताएंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस फार्मूला में आपको ये समझा देते हैं ये फार्मूला क्या क्या बताता है। देखिए गौर कीजिए देखिए भाई अब ये फार्मूला सामने है, ये फार्मूला ये फिगर सामने है। इस फिगर में आपको समझना है कि कैसे सी जो है ई और बी के इक्वल होता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए ये मतलब उसके रेशियो के रूप में प्राप्त होता है। ये एम जो है
ये मैग्नेटिक फील्ड है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और सी इधर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये सब क्या है, वेक्टर है। तो प्रश्न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होगा, किस तरह से स्पीड निकलेगा। तो देखिए इसका स्पीड कैसे निकलेगा। इसका स्पीड निकलेगा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। देखिए भाई इसको आपको हम इंग्लिश और हिंदी यहाँ दोनों में लिख दिए हैं। अब गौर कीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग है वो कितना होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। इसका हिंदी इंग्लिश लिख लें। अब इसका आपको हम फार्मूला बता रहे हैं। अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखिए भाई इसका फार्मूला कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसके ये इक्वल होता है। गौर कीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका जो मान है ये हो जाएगा C, इसको C से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। ये हो गया वेक्टर E बाय वेक्टर B। इसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो इस पर मॉड लगाते हैं, वैल्यू निकालते हैं क्या लगाते हैं, मॉड। यहाँ पे मॉड हो गया, ये हो गया वेक्टर E मॉड और ये हो गया वेक्टर B मॉड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E बाय B। कभी कभी आपको अब किसी बुक में देखेंगे, क्योंकि ये निर्वात में निकाला गया है इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं E नॉट, यहाँ पर B नॉट, यहाँ पे E नॉट तो यहाँ पर B नॉट, ये हो जाएगा E नॉट B नॉट, और यही तब इसका फार्मूला हो गया। तो याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, इट इज द रेशियो, एक अनुपात है। किसका अनुपात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसी का जो रेशियो होगा, इट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड के इक्वल होता है। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसमें आते हैं और आगे आपको बताते हैं इसमें और भी चीज़ों को। अब ये भी बात आप नोट कर चुके हैं, अब आगे देखिए। देखिए भाई अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर।
यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से निकालने का जो है ना वो रखना होगा, इसमें टाइम बहुत लग जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये वन ऑसिलेशन पूरा हुआ तो वेवलेंथ हो गया, ये क्रिस्ट टू क्रिस्ट के डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया, ये है ना, ये क्रिस्ट टू क्रिस्ट, ये यहाँ से यहाँ, ये भी एक वेवलेंथ हो गया, ये छोटा करके ये बड़ा करके दिखाया गया। ट्रप टू ट्रप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी वेवलेंथ के इक्वल होता है। वेवलेंथ है क्या? व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ क्रिस्ट एंड टू पॉइंट्स ऑफ ट्रप, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इन अदर वे, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। किसी तरंग के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो दूरी तय होता है उसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे क्यों तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, इसमें तरंगदैर्घ्य के बारे में समझाइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरंग है तो तरंगदैर्घ्य तो होगा ही। अब आगे है इसमें हिस्ट्री। देखिए भाई, अगला पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको लग रहा होगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आप हिस्ट्री का मामला आ गया। बात भी सही है, हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में कोई हिस्ट्री नहीं होता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको बहुत पीछे से चलना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आज के मॉडर्न युग में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आखिर आया कैसे? ये चैप्टर आखिर किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, ये कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में जानना ही एक हिस्ट्री है। आजकल कुछ बड़े बड़े डॉक्टर के पास जब जांच कराने जाते हैं तो कहते हैं कि पहले एक जूनियर डॉक्टर वहाँ पे होते हैं और वो कहते हैं पहले हिस्ट्री बनाइए। किस चीज़ का हिस्ट्री? कि आपको पहले कौन कौन सा बीमारी रहा है, कौन कौन सी दवाई खा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री बनवाइए, तब बड़े डॉक्टर देखते हैं, उसके बाद वो दवाई लिखते हैं। तो हिस्ट्री जो है हमें बताता है कि इसका किस तरह से पीछे का सिस्टम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सिस्टम रहा, कैसे सोचा गया सबसे पहले। और पता होगा, अगर आज हम रेडियो चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही चल पा रहा है। और अगर ये नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज ना हुआ होता, तो आज ये ऑनलाइन क्लास नहीं होता। अगर ये इस तरह की स्थिति में ऑनलाइन क्लास हम लोग कर लेते हैं, ये ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता, असंभव था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अब हम लोग हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर ये कैसे डेवलप हुआ, इसको किसने डेवलप किया और किस तरह से ये आगे आज इतना प्रचलित हो पाया। देखिए, तो यहाँ पर है अब हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर हेंस नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको इसका नाम से ही पता चलेगा, इसका हम हिंदी लिख नहीं रहे हैं, इसका हिंदी बोल रहे हैं, जरा सा हिंदी लिख लीजिए। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप लिख सकते हैं। इसका हिंदी है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आपस में संपर्क में आने से उत्पन्न हुआ। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आपस में संपर्क में आने से उत्पन्न हुआ। दे आर हैंस नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के संपर्क में आया, दोनों जैसे संपर्क में आया तो क्या उत्पन्न हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों संपर्क में आया, यहाँ से क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नाम आता है उन महान वैज्ञानिक का जिनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है क्लास में जो सारी बातें लिखाई नहीं जा सकती, उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। जो बोला जा रहा है उस पर गौर करना होगा, उसके बाद आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बोली नहीं जाती,
उसको लिखाया जाता है। तो उस दोनों बातों पे गौर करना होगा। एक अच्छा स्टूडेंट वो हो सकता है जिसको कि बोलने की भी क्षमता हो, जब क्लास में पूछेंगे तो करा करके बोल भी देता है, जब कॉपी देते हैं लिखने का क्वेश्चन देते हैं लिख भी देता है। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आप देखे होंगे इंटरव्यू भी होता है, उसको सामने देखा जाता है विद्यार्थी कैसा है, परीक्षा लिया जाता है पीटी पहले की पहले, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इस क्यों? क्योंकि उसके सारे सिस्टम को देखा जाता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बोला जा रहा है उस पर गौर करना होगा। तो देखिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज का श्रेय जाता है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल पे। और ये खोज कैसे हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, एक एक चीज ध्यान से सुनना है। देखिए, तो यही है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल वैज्ञानिक ने ही जो है सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में खोजे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किस प्रकार के इन्होंने किया वो भी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में अब हम लोग पहले इनके जीवनी के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले चीज है किसी चीज़ों पे अपनी रुचि, इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर आपको पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई में तब कुछ नहीं कर सकते। अगर पढ़ाई पे मन जिसको लग गया तो फिर वो बहुत नंबर उठा सकता है। मेन है मन लग जाना, किसी चीज़ों पे इंटरेस्ट डेवलप करना। तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। अब हम लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है कई तरीका से आपको बताया गया। अब यह समझिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को उत्पन्न करने वाले यही वैज्ञानिक हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कहाँ के थे, कैसे इन्होंने सोचा, ये भी बताएंगे। तो गौर करना है। वन ऑफ द वन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टू ग्रेटेस्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। देखिए भाई, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। एक शताब्दी का मतलब क्या होता है? जैसे कि 2001 से स्टार्ट हुआ, 2021 की ओर बढ़ रहा है। ये 2000 मतलब 21 आ गया, और ये 2000, ये 2100 जब पूरा हो जाएगा ना, तो 2101 होगा तो क्या हो जाएगा, 22वीं शताब्दी में बढ़ेंगे। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। अब ये बात है 19वीं शताब्दी का, मतलब 1800 से 1900 के बीच का मामला है। 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 से 1920 के बीच का मामला है। यही है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में दो ही वैज्ञानिक थे जो कि बहुत फेमस थे, और वो दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और दूसरा थे आइंस्टाइन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस साल जैन आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी साल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की मृत्यु हुई। तो 19वीं शताब्दी के दो महान वैज्ञानिकों में से एक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, और इसी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया। अब कैसे खोज किया आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी आप समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इनके बारे में एक फिगर को थोड़ा सा और हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं आपको ताकि ध्यान से दिखाई पड़े। अब गौर करना है यहाँ पर। देखिए भाई, तो याद रखना है सबसे पहला कि 19वीं शताब्दी में दो महान वैज्ञानिकों में से एक थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, दूसरा कौन थे, आइंस्टाइन। अब देखिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में ध्यान दीजिए। इनका जो जन्म है, जन्म की बात अगर हम करते हैं तो इनका जो बर्थ है, बर्थ ये 1831 में हुआ। 1831 में हुआ। 1831 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का जन्म हुआ। अब आप सोचेंगे कहाँ, तो इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ। यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं, उसमें ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और भी कुछ देश है जो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1831 में। देखिए भाई, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो जन्मदाता हैं उनके बारे में बता रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट अगर रुचि जग जाएगा तो ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। पहले इंटरेस्ट बनाना है। तो 1831 में यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद ये जो है आगे जो बढ़े तो इनका जो डेथ हुआ, इनका जो पीरियड हुआ वो भी यहाँ लिख देते हैं। यह है 1879,
और ये भी यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ। मतलब इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? ये 50 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहे, लेकिन दुनिया में वैसा काम करके चले गए जो कि आज भी हम लोग चर्चा करते हैं और दुनिया के लोग चर्चा करते हैं। पिछले आदमी को अब ध्यान दीजिए, इनका पहला थेसिस पता है, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनका पहला थेसिस आया था। पहला सिद्धांत इनका मात्र 14 साल की उम्र में आ गया था। ये रहते थे एक स्थान, जिस स्थान का नाम था पता है, फोर्टीन इंडिया इंडिया स्ट्रीट। इंडिया स्ट्रीट उस जगह का नाम था, उस मोहल्ले का नाम था जहाँ पर ये रहा करते थे। और वो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर कि वो किस स्थान पर रहा करते थे, उनका क्या क्या तरीका था जीने का, कौन कौन सा प्रयोग उन्होंने किया, वो सारा चीज़ है। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने इन्होंने जो है इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए ये भी आपको बताते हैं। इन्होंने कौन कौन सा प्रयोग किए। इन्होंने जो प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग में से सबसे पहले तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया, विद्युत चुंबकत्व के बारे में बताया। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, मैग्नेटिज्म। इन्होंने इन्होंने कलर विजन का के बारे में बताया। इन्होंने प्राइमरी कलर जो होता है, प्राइमरी कलर के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने प्राइमरी कलर के बाद इन्होंने क्या बताया? प्राइमरी कलर के बाद इन्होंने, आपको पता होगा कि रंगीन जो फोटो खिंचाते हैं आज हम लोग, पता है रंगीन फोटो जो खिंचाते हैं, वो रंगीन फोटो खींचने का सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया। तो कलर फोटो, इसके पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो बनता था, रंगीन फोटो जो बनने लगा वो इन्हीं के सिद्धांत पे हुआ। तो कलर फोटोग्राफी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो कलर फोटोग्राफी का सिद्धांत इन्होंने दिया, कलर फोटोग्राफी। इसके बाद इन्होंने लेंस थ्योरी के बारे में बताया। इन्होंने लेंस के बारे में भी बताया, लेंस का सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी इन्होंने बताया। तो बहुत ऐसा सिद्धांत है जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताए। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का इन सभी सिद्धांतों में से सबसे प्रमुख सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उत्पत्ति। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उत्पत्ति इनका सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो कि आज भी दुनिया भर में इनके दिए गए सिद्धांत का उपयोग हो रहा है। क्योंकि मॉडर्न साइंस जो डेवलप हुआ, जिससे मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हुआ, उस फिजिक्स का जन्मदाता अगर कहा जाए तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सिद्धांत से शुरू हुआ। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सिद्धांत से ही दुनिया मॉडर्न फिजिक्स की ओर आगे बढ़ पाई। अगर आपको आगे बताएं कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जिस सिद्धांत की कल्पना किए थे, उस सिद्धांत को बाद में हर्ज वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा साबित कर दिया, इसी चैप्टर में बताएंगे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सिद्धांत को पालन करते हुए हम लोगों के देश के जगदीश चंद्र बोस ने भी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में खोजकर उसको कुछ दूरी तक चलाए। उसके बाद इसी सिद्धांत को, मैक्सवेल के सिद्धांत को ही अध्ययन करते हुए मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस का सिद्धांत, हर्ज का सिद्धांत, मार्कोनी का सिद्धांत सब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के सिद्धांत के बाद ही आया। अब आप जानना चाहेंगे कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग का कब दिया, बताएंगे थोड़ी देर में। अब गौर कीजिए, यहाँ पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का यह सिद्धांत जो आया, तो ये बर्थ यहाँ पर 1831 एक दिमाग में रखना है, डेथ 1879, और ये रहते थे 14 इंडिया स्ट्रीट में। और इसमें से ये सभी प्रमुख सिद्धांतों में से है। इनके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का खोज किया। तो ये थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जिनको हम लोग आज मॉडर्न फिजिक्स का जनक आइंस्टीन को मानते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का असली जनक वाजिब में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ही हैं, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहली बार सोचा। अब गौर कीजिए, आगे आपको हम इसकी दूसरी बातें और बताते हैं। तो याद रखना है, 19th सेंचुरी के दो महान वैज्ञानिकों में से एक थे
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और अब आगे अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हम लोगों का देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। आज जिस टॉपिक में जो चीज़ कंप्लीट होने का है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद छुट्टी होगी। आज फर्स्ट डे है, ये गौर कीजिए। अब यहाँ पर आइए और देखिए इसमें, अब गौर कीजिए। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जब अपने सिद्धांत के बारे में खोज किया तो उन्होंने कैसे खोज किया ये भी आप आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत को कैसे खोज किया। मैक्सवेल एक दिन एम्पियर एम्पियर का नाम आप सब सुने हैं, एम्पियर वैज्ञानिक के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। एम्पियर वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थ्योरी को मैक्सवेल पढ़ रहे थे और कुछ प्रयोग भी करते जा रहे थे। आज के युग में पता है प्रैक्टिकल होता ही नहीं, प्रैक्टिकल के बिना फिजिक्स का ज्ञान कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट जगहों पे तो छोड़िए, सरकारी जगहों पर भी प्रैक्टिकल की उचित व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल कराने वाले पहले वाले सब रिटायर कर गए। कुछ हैं तो कुछ कुछ कॉलेज में हो रहा है, लेकिन अधिकांश हमको लगता है कि 95% कॉलेजों में प्रैक्टिकल नहीं है। और अपने से तो बच्चे करते ही नहीं है, अपने से तो वो करते नहीं है। तो मेन बात अब ये है, इस बार हम प्रैक्टिकल की भी शुरुआत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और आप सब एक एक प्रैक्टिकल हम कराएंगे और एक एक प्रैक्टिकल को कराते हुए सारी बात को समझाएंगे। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एम्पियर के एक थ्योरी को पढ़ रहे थे किताब में, और उस समय पढ़ करके वो प्रैक्टिकल भी कर रहे थे। ये जो लिखा हुआ है ये कैसे हो रहा है देखिए। तो विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, तो किताब वो भी रखे थे और प्रैक्टिकल भी कर रहे थे सामान को लेकर, तो वो प्रैक्टिकल भी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एम्पियर के द्वारा दिए गए सिद्धांत में कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा था प्रैक्टिकल के अनुसार। तो उस चीज़ों को उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा। अब बस यहीं से, जहाँ से कुछ चीज़ का अंतर हो रहा था, बस यहीं से विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज हो गया। अब कैसे हुआ समझना है। यहाँ से ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज हो गया, बताएंगे थोड़ी देर में कंडक्शन करंट के बारे में। देखिए यहीं से विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज हुआ, और कैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज हुआ, अब यही बात समझने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है, एक कंडेंसर उनके पास था। कंडेंसर, ये एक कंडेंसर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा, उसमें आप कंडेंसर भी पढ़े हैं। कंडेंसर पढ़े हैं। कंडेंसर में दो प्लेट होता है। ये भी बताए थे कि एक प्लेट से कंडेंसर नहीं बनाया जा सकता। कंडेंसर बनाने के लिए कम से कम दो प्लेट होना चाहिए। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज किया जाता है और दूसरे प्लेट को निगेटिव चार्ज किया जाता है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किए, यहाँ से उन्होंने इस तरह से इस प्लेट को तार से जोड़ दिए। इस तरह से प्लेट को तार से जोड़ दिए, और इस प्लेट को भी जोड़ दिए उन्होंने, इस प्लेट को भी जोड़ दिए। और जब इस प्लेट को तार से उन्होंने जोड़ा, यहाँ पर उन्होंने क्या किए, एक बैटरी लगा दी। इस तरह से ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी लग गया। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक स्विच लगा दी। ये स्विच हो गया और ये बैटरी हो गया, सेल हो गया। यह है कंडेंसर। अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों के सामने कंडेंसर है, और यही कंडेंसर उन्होंने रखे थे अपने टेबल पर, और यहाँ पे रखे थे किताब। किताब में एम्पियर का सिद्धांत पढ़ रहे थे और वो प्रयोग कर रहे थे। इस आधार पर प्रयोग करते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ से जो करेंट चल रहा है, यहाँ से जो करेंट चल रहा है, ये करेंट जो चल रहा है, ये करेंट जैसे ही यहाँ आ रहा है, यहाँ पर उन्होंने एक बल्ब को लगा दिया। इधर क्या लगा दिया, एक बल्ब को लगा दिया उन्होंने। यहाँ पर इस तरह से एक बल्ब को लगा दिया, और ये जो बल्ब उन्होंने लगाया, तो ये देखा कि ये जो बल्ब यहाँ लगाया गया, तो जैसे स्विच को ऑन किया गया, जैसे स्विच को ऑन किया गया, ये बल्ब जल गया। स्विच को ऑफ किया गया, बल्ब बुझ गया। जबकि दोनों प्लेटों के बीच में गैप था, दोनों प्लेटों के बीच में सटा हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ स्विच ऑन करने से ये करंट इस
प्लेट से इस प्लेट में गया कैसे जो बल्ब जल गया। बस यही वो सोच रहे थे कि हो क्या रहा है, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच जा क्यों रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेट पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट पर क्या है, निगेटिव चार्ज। इस प्लेट पर क्या है, निगेटिव चार्ज। इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बल्ब जल क्यों रहा है, तो बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट में तब निश्चित रूप से करंट प्रवाहित हो रहा है, और ये करंट जो इस प्लेट से इस प्लेट में जा रहा है, दिस करंट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिना तार का ही करंट जा रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। इस प्लेट को हम लोग P, इस प्लेट को हम लोग Q मानते हैं। तो इस प्लेट से इस प्लेट में तार में बिना ही करंट जा रहा है, तो तार के बिना करंट जा रहा है तो कैसे जा रहा है क्या, तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने दिया, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो बिना तार का भी चल रहा है। तो बिना तार का भी करंट चल रहा है तो भाई क्या है, वो तरंग है, और वही तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसी तरंग का खोज उन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में किया। तो अभी आजकल जो आप पढ़ाई करते हैं तो बस किताब पढ़ते हैं, क्वेश्चन रटते हैं, किताब पढ़े, किताबों नहीं पढ़ते। अधिकांश तो विद्यार्थी आजकल किताब नहीं खरीदना चाहता है, गूगल सर्च करता है तुरंत। तो गूगल से सारी बातें आप तो उस तरह से नहीं हो सकती, उसकी तो गूगल एक अलग चीज़ है, किताब एक अलग चीज़ है। और उसलिए आपको उस तरह से सोचते हुए, मार्केट में सारी चीज़ें उपलब्ध है, उस चीज़ों को आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ लग रहा है, वो सब चीज़ ला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपकी जिज्ञासा, सिंसियरिटी होनी चाहिए करने का। केवल अगर एग्जाम पास करने की बात है तो बहुत आसान है, आप लास्ट में 2-3 महीना तैयारी करिए, एग्जाम पास कर जाएंगे। लेकिन साइंस के स्टूडेंट को ये उचित नहीं है। उसको एक एक चीज़ ध्यान से अगर आप समझते हैं तो आपका याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर अब गौर करना है, इस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग का खोज हो गया, और यहाँ से करंट जो है इस तरफ पार हो गया, और ये करंट इस तरफ से इस तरफ आ गया, और बल्ब जो है ये जल उठा, इसमें लाइट निकल गया। इसीलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग भी वाजिब में क्या है, प्रकाश है। विद्युत चुम्बकीय तरंग तब वाजिब में क्या है, प्रकाश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इस आधार पर मैक्सवेल वैज्ञानिक इस बात में सफल हुए कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ये प्रकाश, इस सब में संबंध स्थापित कर दिया उन्होंने। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाश में संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ से उत्पन्न हुआ क्योंकि इस प्लेट और इस प्लेट में कोई भी बीच में तार नहीं है, फिर भी तरंग प्रवाहित हो गया, और यही तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाया। तो इस प्रकार मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जब खोज हो गया, ये प्रकाश यहाँ पे निकल गया, इट मीन्स लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट तक स्पष्ट हो गया क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इस प्रकार ये मैक्सवेल इस बात में सफल हो गए और कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश में आपस में एकीकरण है, गहरा संबंध है। तो ये था मैक्सवेल ने कैसे सोचा विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। इस प्रयोग से मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया। क्लियर है सबका। अब चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने के लिए ये सब आप तो नोट कर ही लिए होंगे, ये तो रिकॉर्ड हो गया होगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसे हम यहाँ पर मिटा रहे हैं। अब गौर कीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगली बात आपको समझाते हैं। ये टॉपिक आज का यहीं पर अब थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। 2 पॉइंट और है, उसके बाद आपका आज का क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा और गौर कीजिए।
यहाँ पर। अब देखिए भाई, यहाँ से हम लोग थोड़ा अब नीचे आते हैं। अब इसको जो है ना राघव जी, देखिएगा इसको क्या कैसे करना है डायरेक्ट में। देखिए भाई, यहाँ पर अब जब विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कंडेंसर के दो प्लेटों के बीच मैक्सवेल वैज्ञानिक ने किया, उसके बाद बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारा प्रयोग हुआ। अगर ये ट्यूबलाइट जल रहा है तो ये प्रकाश निकल रहा है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर सूरज से प्रकाश निकल रहा है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग से हम लोग अभी घिरे हुए हैं। आप सुने होंगे कि मोबाइल हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि मोबाइल से रेडिएशन फैलता है। बिल्कुल सही है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आपके माइंड को अगर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग तो प्रभावित करता है सिस्टम को। तो इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बिना हम लोगों का अभी का कोई काम नहीं हो रहा है। सारा काम, चाहे बैंक जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, कहीं जाइए, हर जगह घर में रेडियो टीवी कुछ भी चला रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का आप यूज कर रहे हैं। आगे बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार का है, ये बात यहाँ पर अभी संक्षेप में आपको बता देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग टोटल 7 टाइप का होता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स रेज और गामा वेव। एक बार हिंदी में बोलते हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, प्रकाश दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें प्रकाश भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसमें स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे, उसमें और सारी बातें आ जाएगी। तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जब एम्पियर वैज्ञानिक कहा करते थे, आपको पता होगा करंट का यूनिट एम्पियर है, तो एम्पियर वैज्ञानिक कहा करते थे कि धारा केवल तार से ही चल सकती है। द करंट कैन फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर ओनली, नॉट विदाउट एनी कंडक्टर। नॉट विदाउट एनी कंडक्टर इट मीन्स बिना चालक के धारा चल नहीं सकती। लेकिन यहाँ मैक्सवेल के सिद्धांत से क्या हो रहा है, धारा बिना तार के भी कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच चल रहा है। कंडेंसर के दोनों प्लेट के बीच आपने देखा धारा बिना तार के भी चला। इसका मतलब यहीं पर से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हुआ, खोज हुआ पहली बार। तो अब गौर ये करना है जो कि मैक्सवेल वैज्ञानिक ने बताया। अब ये गौर करना है हम लोगों को कि तब तो धारा के चलने का दो तरीका हो गया। एक हो गया जो धारा तार से भी चल रहा है, एक हो गया जो बिना तार के भी चल गया। तो दो तरह से धारा हो गया। तो यहाँ पर धारा करंट जो है दो प्रकार का हो गया, एक हो गया कंडक्शन करंट और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ पे हेडिंग है कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट दो टाइप का हो गया, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो कंडक्शन करंट द करंट विच फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो अब आपको इसका हिंदी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, हिंदी क्या होगा। देखिए भाई, द करेंट, इसका हिंदी लिख देते हैं। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए तो है ही लिखा हुआ, हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी अलग अलग मीडियम का क्लास नहीं हो सकता, इसलिए साथ साथ हम लोग को चलना है अभी ऑनलाइन तक। वह धारा जो, इसका हिंदी है चालन धारा। कंडक्शन करंट का हिंदी होता है चालन धारा। इसको अगर आप हेडिंग में हिंदी लिखना चाहेंगे तो चालन और विस्थापन धारा। इसका हिंदी है चालन और विस्थापन धारा, यहीं पे लिख दे रहे हैं चालन और विस्थापन धारा। चालन और विस्थापन धारा, यह हो गया हेडिंग का हिंदी, और इसका हिंदी हो गया चालन धारा, कंडक्शन करंट, चालन धारा।
इसको डिनोट करेंगे IC से। याद रखिएगा, कंडक्शन करंट को डिनोट किससे करेंगे? IC से। चालन धारा को डिनोट किससे करेंगे? IC से। द करेंट विच फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, इट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। वह धारा जो बिना किसी वह धारा जो बिना किसी चालक तार के ही चलता हो उसे चालन धारा कहते हैं। इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए भाई, अब आपका जो परिभाषा लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में लिख लीजिए, और उसके बाद अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, चालन धारा क्या है? चालन धारा हम लोग किसे कहेंगे? हिंदी इंग्लिश में हो गया है, अब इसको हम ओमिट कर रहे हैं, गौर कीजिए। देखिए भाई, अब चालन धारा क्या है इसको समझना है। देखिए, चालन धारा एक ऐसा धारा है जिसमें कि किसी चालक तार से चलता हो। ये देखिए, एक वह तार है, इट इज द वायर। ये एक तार है, एक तार है, ये एक तार है, और इस तार से होकर धारा चल रहा है। ये आया, और इससे होकर के ये करंट चल रहा है। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें करंट जो है ये चल रहा है। इधर से प्रोटॉन जा रहा है, प्लस में प्रोटॉन अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उल्टा आएगा। तो प्रोटॉन इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो गौर कीजिए, तो करंट इधर जा रहा है। करंट हम लोग किसके कारण बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण बोलते हैं करंट। निगेटिव चार्ज के कारण तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो अर्थिंग से मिल जाता है। पॉजिटिव चार्ज ही हम लोग सरकार से खरीदते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो रियल करंट देता है। तो यहाँ पर ये प्लस वाला करंट इधर जा रहा है, इट इज द कंडक्शन करंट। यही कंडक्शन करंट है, इट इज द कंडक्शन करंट। यही जो है कंडक्शन करंट है जो इस तरफ से इधर जा रहा है। अब देखिए, आपको इस फिगर में, वो तो डिजिटल है, इस फिगर में आपको बता दें। देखिए, इस फिगर में ये करंट यहाँ से जो चल रहा है, ये चार्ज इस तरह से चलते जा रहा है, इस तरह से चार्ज चलते जा रहा है, और ये इस तरह निकल रहा है। इट इज द कंडक्शन करंट, इसी को कंडक्शन करंट बोलते हैं। अब आप सोचेंगे ये कितना वैल्यू होगा? तो वैल्यू यहाँ पे चार्ज प्रवेश करंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इक्वल करंट। तो यहाँ से चार्ज Q1 टाइम क्या है? T1। यहाँ से चार्ज Q2 टाइम क्या है? T2, है ना? ये Q1 Q2 T1 T2। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट का मान कितना होगा? तो कंडक्शन करंट का जो तब मान होगा वो हो जाता है चेंज इन चार्ज Q1 Q2 माइनस Q1 बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा IC, ये हो जाएगा DQ और बाय DT। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्शन करंट। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिखना होगा, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए भाई, इस तरफ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ या यहीं पे लिख देते हैं कि यहाँ जगह कम है, यहीं पे लिख रहे हैं। ये जो कंडक्शन करंट है, तब DQ2 माइनस Q1 क्या हो गया? DQ, और ये T2 माइनस T1 क्या हो गया? DT। तो ये कंडक्शन करंट का फार्मूला हो गया। तो कंडक्शन करंट एक ऐसा करंट है जो तार से होकर चलता है। जो तार से होकर चले उसे क्या कहेंगे? कंडक्शन करंट। और जो बिना तार का चलेगा उसको तब क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये था कंडक्शन करंट। अब देखिए क्लास, बस थोड़ी देर, 5 मिनट और लगेगा। देखिए 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये कंडक्शन करंट था। तो याद रखना है, कंडक्शन करंट ऐसा करंट है जो तार से होकर चलता है। अब बताते हैं जो बिना तार से चलता है वो क्या है। तो यहाँ पे ये हो गया कंडक्शन करंट के बारे में। अब यहाँ से हम लोग, ये पूरा हो गया कंडक्शन करंट का। और अब
देखिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा बात समझाते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट तब क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए एक बार हम लोग को अब यहाँ से आना है। देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहेंगे? अभी आपने कंडक्शन करंट के बारे में पढ़ा, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट तब इस चैप्टर में दो तरह का हो गया, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखिए कंडक्शन करंट क्या है? कंडक्शन करंट तो हो गया चालन धारा, अब क्या समझना? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या है? विस्थापन धारा। तो यहाँ पर अब विस्थापन धारा को समझना है। विस्थापन धारा क्या है? देखिए भाई, विस्थापन धारा हम लोग किसे कहेंगे? तो यहाँ पर अब देखिए, इसका जो आपका हिंदी है ये है विस्थापन धारा। पीछे तो लिखे ही थे, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ये है विस्थापन धारा। ये विस्थापन धारा है क्या? देखिए विस्थापन धारा है द इक्विवेलेंट करंट थ्रू द गैप, यहाँ जो गैप हो रहा है दोनों प्लेटों के बीच, थ्रू द गैप between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor due to charging, due to changing electric field is known as displacement current। तो कंडेंसर, इसका हिंदी लिख देते हैं, हिंदी है इसका द इक्विवेलेंट करंट, वह समतुल्य धारा, वह समतुल्य धारा जो जो संधारित्र के, जो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, के कारण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, आई डी से, कैपिटल आई और नीचे में स्मॉल डी। इसको डिनोट किससे करते हैं? आई डी से। इट इज डिनोटेड बाय आई डी, इसको आई डी से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर सामने है, ये प्लेट है और ये भी प्लेट है। यहाँ से जो बैटरी से करंट चला, इट इज द कंडक्शन करंट, क्योंकि ये तार है, ये तार से करंट चला, यहाँ तक तार है, कंडक्शन करंट ही है, इट इज द कंडक्शन करंट। लेकिन अब ये बिना तार का जा रहा है, ये बिना तार का जो गया दोनों प्लेटों के बीच, इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये दोनों प्लेटों के बीच बिना तार का गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और यही वाजिब में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो भी मैक्सवेल का हम लोग थ्योरी पढ़े, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही डिस्प्लेसमेंट करंट है। इससे पता चल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग भी एक क्या है? करंट है। इसीलिए कहीं दूर में रेडियो स्टेशन से आ रहा है आवाज, आपका रेडियो यहाँ बजने लगता है, वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। वो क्या है? करंट है, यहाँ आ रहा है। यहाँ स्विच ऑन करते हैं, ये करंट, यहाँ बल्ब जल जाता है, ये तार से करंट आ गया, रेडियो स्टेशन वहाँ बजा और यहाँ पर रेडियो बज गया, ये बिना तार का आ गया। धारा है, करंट है, बिना तार से भी चल सकता है, तार से भी चल सकता है। इसी के बारे में तो मैक्सवेल ने बताया कि धारा इस तरह से दो प्रकार का हो गया। जो तार का चला के द्वारा चला वो कंडक्शन करंट हो गया, उसका मान dq/dt हो गया। और जो बिना तार का चला वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, उसका मान फार्मूला अभी बता रहे हैं। अब देखिए, तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, लेकिन फिर जैसे इस प्लेट में गया तो फिर ये कंडक्शन करंट हो गया।
तो प्लेट में जैसे आया तार में कंडक्शन करंट, बिना प्लेट का डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ पा रहे हैं? उम्मीद है समझ रहे होंगे आप सभी। चलिए देखिए, तो बिना तार का चला तो डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो, बट द करंट व्हिच मूव थ्रू द कंडक्टर, इट इज द कंडक्शन करंट। तो ये आपका कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, और पीछे जो पड़े वो कंडक्शन करंट, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का खोज वाजिब में मैक्सवेल नहीं किया था। अब इसका आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होगा, क्योंकि क्लास बहुत देर हो गया है, आप सब हो सकता है थक गए होंगे, अभी आराम करने का सबको आदत है, इसीलिए थोड़ा भाई आज हो सकता है आप सब थके होंगे, आज लेट तक क्लास हो गया। चलिए, लेकिन क्लास में आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें जब तक पूरा ना हो जाए बीच में छोड़ देने से फिर सारा पढ़ाया हुआ चीज़ फिर दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सारा चीज़ इसी का जितना चीज़ था इससे कंसर्न चीज़ वो पूरा कर दें, उसके बाद अगले दिन फिर अगला चीज़ पढ़ाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फार्मूला होगा इसको समझिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला होगा, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका फार्मूला क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग गौर कर सकते हैं, ये आई डी इक्वल टू, ये फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है डी फाई बाय डी टी, ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। अब आप सोचेंगे कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी ये हुआ कैसे, सोचते होंगे। देखिए, इसको भी समझा ही देते हैं, उसके बाद अगले दिन अगला चीज़ चलेगा, में कोई बात नहीं। यहाँ पे इधर समझाते हैं, इधर देखिए स्पेस है, गौर कीजिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कूलम के लॉ से, वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए हैं, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन वैक्यूम। सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होता है Q बाय A, या Q बाय डी एस, Q बाय डी एस कहें या Q बाय A कहें, एक ही बात है, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q का क्या मान होगा, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, कितना हो जाएगा। अब ये जो आई सी है कंडक्शन करंट, ये अब डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये तो वही चीज़ था, कंडक्शन करंट ही पूरा बदल गया डिस्प्लेसमेंट में, फिर डिस्प्लेसमेंट बन गया कंडक्शन में, तो है दोनों का मान बराबर। अगर ये 10 एम्पियर करंट आया कंडक्शन करंट, तो 10 एम्पियर तरंग बन करके इसमें चला गया, वैल्यू तो उतने रहा, ये वैल्यू वही रहा। तो यहाँ पर आई टी इक्वल टू, अभी पीछे पढ़े थे, कितना होता है डी क्यू और बाय डी टी, कितना होता है। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये हो जाएगा आपका इस जगह, ये डी और ये ए, ये ए ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बाय कितना हो गया डी टी, तो ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी टी हो गया। ए ई एप्सिलॉन नॉट क्यू के स्थान पर रख दिया यहाँ पर। अब इसमें क्या बाहर आएगा, तो बाहर आएगा एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या अंदर में, ई इंटू ए बचेगा, ई इंटू ए है क्या, ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस क्या पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड एरिया, याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का प्रोडक्ट ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई है, तो यहाँ पर है बाय डी टी, तो यहाँ पे आई टी इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी फाई, क्योंकि ई इंटू ए क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बाय क्या हो गया डी टी। तो अब आपका प्रूव हो गया। अब आपको कहने के लिए यहाँ पे नेर अक्सर कहाँ से ये आया, आपको प्रूव कर दिए हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे थे, अब आपको यहाँ प्रूव कर दिए हैं कहाँ से आया। तो अब इस बात से ये साफ हो गया है कि कंडक्शन करंट एक ऐसा करंट है जो कि तार से चल सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट है जो बिना तार से चल सकता है,
और वही डिस्प्लेसमेंट करंट ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आप सभी स्टूडेंट जो कि आज के इस क्लास में शामिल हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तत्काल लॉकडाउन अभी लंबा चल सकता है और आपको पता होगा कि अभी जो ये ग्रुप है, कौन ग्रुप, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, है ना, उसके बाद डेंगू, उसके बाद कोरोना, ये सब एक ग्रुप का परिवार है। सब में लक्षण वही है, सर्दी खांसी बुखार, सबका वही है। चाहे वो टाइफाइड हो, इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, सब में एक ही हालत है, सब स्थिति वही है। अभी किसी को ये चारों का चारों भी आदमी पे हमला कर रहा है और सब आदमी बीमार कर रहा है। इसलिए आप सभी अपने को सुरक्षित रखिए। हम भी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, बस केवल क्लास आ रहे हैं, इधर उधर किसी पर चीज़ों में अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है, इन्फेक्शन तेज़ी से हो रहा है। इसलिए आप सभी सुरक्षित रहें अपने घर पर और क्लास को अपने टाइम पर पढ़ते रहें और कोशिश करें कि आप फेयर कॉपी में सारा चीज़ को नोट करते चलें। अब ये क्लास जब तक ऐप सभी का एक्टिव नहीं हो जाता तब तक यूट्यूब पर क्लास चलेगा। ऐप जैसे ही एक्टिव हो जाएगा सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का, फिर क्लास ऐप पर चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।